नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद आप सभी का ACE ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑडियो में हम बात कर रहे हैं समसामयिकी एवं सामान्य अध्ययन की। दोस्तों, मैंने इस ऑडियो में समसामयिकी के साथ साथ बहुत सारे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए हैं, जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका काफ़ी सहयोग करेंगे या आपके लिए काफ़ी सहयोगी रहेंगे। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो है वंदे भारत मिशन का संबंध है। ऑप्शन है विदेशों से भारतीयों को लाना, मजदूरों को गृह जिले में पहुंचाना, कोरोना वायरस की सुरक्षा करना और कोरोना से सुरक्षा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है विदेशों से भारतीयों को लाना। विदेशों से भारतीयों को लाना। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन शुरू किया गया। अब इस वंदे भारत को आप जोड़ दीजिए वंदे मातरम से। देखिए, वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। देखिए दोस्तों, जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के इस गीत का प्रकाशन 1882 ईस्वी में उनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास आनंद मठ में किया गया। आनंद मठ में किया गया। इस उपन्यास में यह गीत बहवानंद नाम के सन्यासी के द्वारा गाया गया। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जरूर ध्यान रखना है, ये जो आनंद मठ है, इसमें ये जो वंदे मातरम गीत है ये किसके द्वारा गाया गया था? तो बहवानंद नामक सन्यासी ने गाया था। और इसकी धुन किसने तैयार की थी? यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन तैयार की थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। इस गीत को गाने में कितने मिनट का समय लगता है? कितने सेकंड लगते हैं? तो 65 सेकंड लगते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यह गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 1901 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में श्री चरणदास ने यह गीत पुनः गाया। उसके बाद 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने भी ये गीत गाया था। देखिए दोस्तों, जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी एक पुस्तक है क्रांति गीतांजलि। क्रांति गीतांजलि, इनमें पहला गीत है इस पुस्तक में, उसका नाम है मातृ वंदना वंदे मातरम। मातृ वंदना वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आत्मनिर्भर अभियान जो 2020 में शुरू किया गया। आत्मनिर्भर अभियान में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, ऑप्शन है 20%, 15%, 10% और 5%। तो दोस्तों, इसका आंसर है 10%। अब इसकी समीक्षा करते हैं। तो देखिए, आर्थिक पैकेज देने वाला भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। आर्थिक पैकेज देने वाला भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सर्वाधिक आर्थिक पैकेज देने वाला देश है जापान। कौन सा देश है? जापान। दोस्तों, ध्यान रखना है, विश्व के 5 बड़े देश जो आर्थिक पैकेज दिया है जिन्होंने, तो सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जापान ने। 21.1% GDP का है उनका। दूसरा है अमेरिका, जिनका पैकेज है 13% GDP का। स्वीडन, जिनका 12% है GDP का। जर्मनी
10.7% है जीडीपी का, और भारत का जीडीपी का हिस्सा है 10%। तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है, सर्वाधिक आर्थिक पैकेज देने वाले विश्व के 5 बड़े देश कौन से हैं? तो जापान, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी और भारत। इस आर्थिक पैकेज से विभिन्न वर्गों एवं अर्थव्यवस्थाओं की कड़ियों को सहायता दी जाएगी। साथ ही ध्यान दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के 5 स्तंभ बताए हैं। नंबर 1, इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नंबर 1 इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था परिवर्तनशील न होकर एक लंबी छलांग लगाए। दूसरी है दोस्तों आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें देखिए दोस्तों सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब में बदलाव किया जाए। फिर तीसरा है दोस्तों सिस्टम अर्थात व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी घर आधारित होनी चाहिए। भाई 21वीं सदी जो है वो भारत के पक्ष में होनी चाहिए। तीसरी है दोस्तों जननांकी अर्थात डेमोग्राफी। तो सबसे बड़ी डेमोग्राफी वाइब्रेंट अर्थात प्रचार प्रसार डेमोग्राफी हमारी ताकत है। भारत में सबसे बड़ी क्या है? डेमोग्राफी है। अब देखिए अगला जो है डिमांड, 5वां स्तंभ कौन सा हो गया? डिमांड। तो डिमांड बढ़ाने अर्थात डिमांड का अर्थ होता है मांग। डिमांड बढ़ाने एवं इसे पूरा करने के लिए सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर को सशक्त बनाना हमारा दायित्व है। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभ बताए हैं। वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं जरूर ध्यान रखना है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। शॉर्ट में दोस्तों इसे ये भी कह सकते हैं EISSD। ई का अर्थ हो गया इकोनॉमी, आई का अर्थ हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, एस का अर्थ हो गया सिस्टम, डी का अर्थ हो गया डेमोग्राफी और डी का अर्थ हो गया डिमांड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न होगा हमारा। 16 मई 1975 ईस्वी को जुंको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। इसका संबंध किस देश से है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन में है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑप्शन है उत्तरी कोरिया। तो दोस्तों जुंको तबई का संबंध था जापान से। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला हैं। जुंको तबई ने 1992 में 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। अर्थात जुंको तबई ने विश्व के अवस्थित 7 महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं उन सब पर क्या की है? चढ़ाई की है। तो देखिए यहाँ दोस्तों हम ये भी ध्यान रखें, विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनके सर्वोच्च शिखर और न्यूनतम बिंदु की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, और एशिया महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान है मर्त्य सागर। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मर्त्य सागर है। फिर दोस्तों दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो जो सर्वोच्च चोटी हो गई। और अफ्रीका का जो निम्नतम स्थान है वो है असमल झील। अब दोस्तों तीसरा बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले। और उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है मर्त्य घाटी, या सबसे नीचा स्थान है मर्त्य घाटी।
फिर दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बाद में हम बात करें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, एकांकागुआ। और निम्नतम स्थान है लोगाना डेल कार्बो, लागोना डेल कार्बो निम्नतम स्थान हो गया दक्षिण अमेरिका का। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिव, विंसन मैसिव। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला बड़ा महाद्वीप है वो है यूरोप। यूरोप जो है उसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। और इसका निम्नतम स्थान है वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। फिर 7वां जो है सबसे छोटा महाद्वीप हो गया विश्व का, उसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो हो जाएगी आपकी कोसियुस्को, कोसियुस्को। और जो निम्नतम स्थान है वो है लेक ईरी, लेक ईरी। दोस्तों हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं, अर्थात स्वर्ग का शीर्ष कहा गया है। सागर माता का जो नामकरण है वो बाबू आचार्य के द्वारा किया गया, बाबू आचार्य के द्वारा किया गया। फिर दोस्तों ध्यान रखना है तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहा गया है, तिब्बत में से क्या कहा गया है, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा कहा गया है, अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे थे वो थे नेपाल के। 1953 ईस्वी में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। इसके बाद में हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो उत्तराखंड राज्य से थी। और बछेंद्री पाल ने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर अपनी फतह हासिल की थी। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है हमारा कि 17 मई 1749 ईस्वी को चेचक के टीके की खोज की गई। ये चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, प्रश्न ये है। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जुनको तबेई, एर्नेस्ट बार्कर और विलोवी। तो आंसर है दोस्तों इसका एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। दोस्तों चेचक जो है इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं। यह एक वायुवाहित संक्रमण रोग है, त्वचा से ये शरीर को प्रभावित करता है। इसके जो लक्षण हैं वो हैं तेज बुखार है, शरीर पर लाल दाने होना, उनमें पानी भरता है और रिक्त होता रहता है, सूखने पर दाना निशान छोड़ देते हैं और कुछ व्यक्ति चेचक की वजह से मर भी जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो दोस्तों यह दिवस मनाया जा रहा है 1865 ईस्वी से, अर्थात ऑप्शन में दे रखा है 1865, 1965, 1975, 1985। तो इसका आंसर हो गया 1865। देखिए दोस्तों यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1973 में मेलेगा टोरिमोलिनोस में एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया गया था। मौजूदा दौर में टेलीकम्युनिकेशन जो है उसकी सर्वाधिक जो डिमांड बढ़ गई हैं और आजकल ये जो टेलीकम्युनिकेशन है ये मोबाइल पर सिमट गया है। देखिए मोबाइलों में लीड, ब्रोमीन, क्लोरीन, मरकरी, कैडमियम पाया जाता है
जो कि स्वास्थ्य हेतु हानिकारक है। मोबाइल में पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल्स रसायन निकलता है, जिसके कारण शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। मोबाइल का प्रयोग करने से लीवर एवं थायराइड में से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। स्मार्टफोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। स्मार्टफोन की लत को क्या कहा जाता है? नोमोफोबिया कहा जाता है। झुकी गर्दन की वजह से शरीर को पूरी या गहरी सांस लेने में समस्या होती है। इसका सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है। मोबाइल स्क्रीन पर नज़र गड़ाए रखने वाले लोगों को गर्दन के दर्द की शिकायत आम हो जाती है। इसे टेक्स्ट नेक का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न के माध्यम से हमें दो बातें ध्यान में रखना है। एक तो स्मार्टफोन की लत को क्या कहा गया है? नोमोफोबिया कहा गया है। और एक जो है, जो गर्दन में दर्द की शिकायत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट नेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब जो अगला प्रश्न है हमारा, वो है 16 मई 1996 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। ये कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों, ऑप्शन है 13 दिन, 23 दिन, 33 दिन, 20 दिन। दोस्तों, आंसर है 13 दिन। आंसर है 13 दिन। अब बात करते हैं हम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 25 दिसंबर को दोस्तों 2015 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध नारे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो हैं जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। दूसरा दोस्तों, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। फिर दोस्तों, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के विषम पितामह की संज्ञा दी है। जरूर ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के विषम पितामह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो मनमोहन सिंह के द्वारा विषम पितामह की संज्ञा दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे, जिन्होंने पंचजन्य नामक पत्रिका लिखी। पंचजन्य नामक पत्रिका लिखी। इसके अलावा मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं नामक पत्रिका लिखी। साथ ही दोस्तों, एक और है प्रसिद्ध रचना इनकी, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की रपटीली राहें, ये रचना भी किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। एक रचना और है, केदी कविराय की कुंडलियाँ। केदी कविराय की कुंडलियाँ। तो दोस्तों, याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे। उन्होंने पंचजन्य पत्रिका, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, केदी कविराय की कुंडलियाँ नामक रचनाएं लिखी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनीतिज्ञ भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन किया 1980 में। अर्थात हम ये कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी भाषा में संबोधन करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अर्थात 1977 में ये क्या थे? विदेश मंत्री थे। इन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण भी दिया था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो प्रथम बार ये प्रधानमंत्री की शपथ ली इन्होंने 16 मई 1996 को। द्वितीय बार ये प्रधानमंत्री रहे 1998 से 1999, अर्थात 13 महीने तक ये प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया इन्होंने। इसके बाद में अगर हम बात करें, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने ये 1999 से 2004, अर्थात 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर पूरा किया। तो देखिए, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों वो थे मोरारजी देसाई। देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत देश के चार बड़े शहरों को देश के चार बड़े शहरों को उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा। साथ ही दोस्तों 2001 का जो वर्ष है उन्होंने महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया। 2001 का जो वर्ष था उन्होंने महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया। दोस्तों, इन्हीं के समय 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत शिक्षा को 11वां मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों में शामिल किया। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को अगर ऑडियो पसंद है और आप चाहते हो कि अगर लगातार मैं ये वीडियो डालता रहूं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी कमियां हैं वो कमेंट्स के माध्यम से आप लिखते रहें, ताकि मुझे अवगत रहें कि मुझे ये सुधार करना है। धन्यवाद।